हेलो दोस्तों, नर्सिंग पल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की चर्चा करें तो हम ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, अटेंशन चेंज हो जाती है, अटेंशन नहीं रख पाता पेशेंट इसमें। तो हम आगे इसमें बात करते हैं तो ये देखते हैं इसके टाइप में मेनली हम दो भागों में इसको डिवाइडेड करते हैं। पहला है डेलीरियम, दूसरा है डिमेंशिया। पहले की बात करें तो हम डेलीरियम का इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। डेलीरियम इज ए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। डेलीरियम एक मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होता है। अब दूसरी देखते हैं, डेलीरियम इज ए कॉन्शियस रिलेटेड डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर। ये कॉन्शियस से संबंधित डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, डेलीरियम इज आल्सो नोन एज एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। डेलीरियम को हम एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे देखते हैं, डेलीरियम इज ए शॉर्ट टर्म एंड टेम्परेरी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर। डेलीरियम की बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर होता है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट की ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है और ये परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है और शॉर्ट टर्म के लिए होती है। इसके आगे हम बात करें, डेलीरियम इज ए रिवर्सिबल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। डेलीरियम होता है वो रिवर्सिबल होता है, इसको रिवर्सिबल किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट बात करें तो हम इसकी इंसिडेंस देखते हैं। इंसिडेंस इसकी 5 से 15% इन क्लिनिकल प्रोसीजर, मतलब इसके न्यू केस देखने को मिलते हैं 5 से लेकर 15% तक क्लिनिकल प्रोसीजर में। नेक्स्ट देखते हैं हम, डेलीरियम इज मोस्ट कॉमन कॉज इन पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। ये डेलीरियम में मोस्ट कॉमन देखा जाता है पोस्ट सर्जिकल पेशेंट में, सर्जरी होने के बाद में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। इसके बाद में देखते हैं, डेलीरियम इज आल्सो कॉज ड्यूरिंग टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। ये टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग मतलब नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा अगर किसी पेशेंट को हम ड्रग्स देते हैं तो वो उसका टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है, तो इस कारण से भी ये हमें देखने को मिल सकता है और इसको आल्सो नोन एज टॉक्सिक साइकोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव से हम क्या समझते हैं। पहला देखते हैं इमोशन, दूसरा देखते हैं जजमेंट, तीसरा देखते हैं नॉलेज, चौथा देखते हैं थिंकिंग। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो थिंकिंग। इसमें थिंकिंग में अबनॉर्मलिटी हो जाती है, कॉग्निटिव थिंकिंग अबनॉर्मलिटी है। इसके आगे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए ऑर्गेनिक डिसऑर्डर that is characterized by cloudy consciousness और disorientation where patient unable to situation and attention। इसमें क्या है कि क्लाउडी कॉन्शियसनेस तो रहती है पर धुंधली धुंधली दिखाई देती है कॉन्शियसनेस, मतलब कि पेशेंट को ये टाइम पहले से एक्सेट्रा वगैरह ये पता तो रहती है पर उसको वो श्योर नहीं होता है, और पेशेंट की अटेंशन भी इसमें चेंज रहती है, अटेंशन नहीं रख पाता पेशेंट। इसमें आगे हम देखते हैं, पहला कारण है इसका मेटाबॉलिक कोज में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से भी हमें ये डेलीरियम देखने को मिल सकता है। दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया, अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 70 से बिलो हो जाता है तो इसमें ये देखने को मिल सकता है। दूसरा है हाइपर पायरेक्सिया, अगर किसी पेशेंट का फीवर
98.6 से फॉरनेट से ज़्यादा चला जाता है, तो उस वजह से भी ये हमें देखने को मिल सकता है। इसके आगे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में हम बात करें तो थायमिन की डिफिशियंसी हो जाती है मोस्ट कॉमन B1 की, तो ये मोस्ट कॉमन उसमें देखने को मिलता है। और मोस्टली हम बात करें तो एल्कोहलिक पेशेंट में भी थायमिन डिफिशियंसी देखने को मिलती है। इसको बाद में ट्रीट करने के लिए इसको पेशेंट को B1 इन्फ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं हेड इंजरी। हेड इंजरी वाले पेशेंट में भी ये देखने को मिलती है, क्योंकि हेड इंजरी वाले पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर की बात करें तो 0 से लेकर 15 mmHg होता है, तो इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रेन में, और उस वजह से उनकी जो स्टीम सेल्स है वो वर्किंग करना कम कर देती है और पेशेंट को प्रॉपर इम्पल्स नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से भी ये हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद में देखते हैं ड्रग ओवरडोज। मान लो किसी ड्रग के ओवरडोज ले रहा है तो उस वजह से भी ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइजनिंग। पॉइजनिंग केस में भी ये डिलीरियम देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एल्कोहलिक। एल्कोहलिक में नॉर्मली इसमें दो तरीके से देखते हैं। अगर पेशेंट शुरुआत में अगर कम मात्रा में एल्कोहल लेगा तो अटेंशन उसको एकदम से अटेंशन होगी, पर पेशेंट कोई भी कैंडिडेट अगर ज़्यादा एल्कोहल लेगा तो उसमें क्या कि ये कॉन्शियसनेस इम्पेयरमेंट होगी, इनमें डिलीरियम के सिम्टम शो होंगे। उसके आगे हम देखते हैं पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। ये मोस्ट कॉमनली कॉज है पोस्ट सर्जिकल सर्जरी के बाद में भी ये पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम की बात करें तो डिस्टरबेंस स्लिप में अगर किसी पेशेंट के स्लिप में डिस्टरबेंस हो जाता है, अवेकनिंग साइकिल उसका प्रॉपर साइकिल नहीं होता है, स्लीपिंग साइकिल नहीं होता है, इंसोम्निया हो जाता है, किसी पेशेंट को नींद प्रॉपर नहीं आती है, सोमनले हो जाता है अगर पेशेंट रात में चलता है, उस वजह से भी ये देखने को मिलता है। ये दूसरा देखते हैं शैंडोइंग सिंड्रोम। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एजिटेशन एंड कन्फ्यूजन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एट नाइट। ये करेक्टराइज होता है, एजिटेशन फील करता है पेशेंट और कन्फ्यूजन फील करता है, और इंक्रीज देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में। यूरिनेशन एट नाइट में यूरिनेशन में ये इंक्रीज मिलता है, ये देखने को मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट टू कंट्रोल द शैंडोइंग सिंड्रोम। तो इसका आंसर देखते हैं, सेट द स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉर वॉकिंग विथ असिस्टेंस। इसमें पेशेंट को गाइडलाइन किया जाता है कि ये वॉकिंग करते समय किसी के असिस्टेंट साथ में रखें। इसके बाद में इसमें देखने को मिलता है विजुअल एलुसिनेशन। विजुअल एलुसिनेशन मोस्ट कॉमन एलुसिनेशन प्रेजेंट इन डिलीरियम। इसमें क्या है कि कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी पेशेंट को लगता है कि यहाँ पे कोई है, जैसे कि अचानक ही वो चल रहा है और उसको फील हो रहा है कि अपने पीछे कोई आ रहा है। तो इस तरीके से ये विजुअल एलुसिनेशन उसको इसमें डिलीरियम में दिखाई देता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पेशेंट फील स्नेक इज
क्रेवलिंग ऑन फ्लोर विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट। ये इसकी एलुसिलेशन की डेफिनेशन है। इसके बाद में देखते हैं सम टाइम डेल्यूजन इज आल्सो प्रेजेंट इन पेशेंट। इसमें कभी कभार पेशेंट में डेल्यूजन भी देखने को मिलता है, फॉल्स परसेप्शन भी देखने को मिलता है। अब डेल्यूजन की बात करें तो डेल्यूजन इज ए थिंकिंग एबनॉर्मलिटी टू कनेक्ट लेवल कंटेंट इस लेवल। इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, उसका लेवल क्या होता है। इसमें डेल्यूजन में देखने को मिलता है फॉल्स एंड फिक्स अनशेकेबल बिलीफ। इसमें देखने को मिलता है फॉल्स और फिक्स अनशेकेबल बिलीफ। पेशेंट वास्तव में जो चीज़ है ही नहीं उस पर विश्वास कर रहा है, ये देखने को मिलता है। फॉल्स फिक्स बिलीव दैट कैन नॉट करेक्ट बाई रीजनिंग। इसको हम रीजनिंग से, वो पेशेंट को किसी का रीजन दे के इसको करेक्ट नहीं कर सकते। अगर पेशेंट को डिलीरियम है तो वो डिलीरियम अपने हिसाब से ही वो इसको हैंडल करेगा। इसके बाद में देखते हैं डिसओरिएंटेशन की बात करें, पेशेंट इज नॉट अवेक अबाउट सराउंडिंग। इसमें पेशेंट अपने सराउंड के एरिया से अवेकनेस होता है, उसको टाइम, पर्सन, प्लेस, इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग मोस्ट डिसओरिएंटेशन प्रेजेंट इन डेलीरियम। डेलीरियम में हमें कौन से प्रकार का डिसओरिएंटेशन प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो हम बात करें तो टाइमिंग, प्लेस, पर्सन। इनमें से हम देखते हैं कि टाइमिंग मोस्ट कॉमन की बात करें तो हम टाइमिंग होता है, और सेकंड प्रायोरिटी हम रखते हैं प्लेस की। इसमें पेशेंट टाइमिंग अवेयरनेस नहीं रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय नर्स टू कन्फर्म द टाइम रिलेटेड डिसओरिएंटेशन। अगर किसी नर्स को क्वेश्चन के द्वारा कन्फर्म करना है किसी पेशेंट के रिलेटेड डिसओरिएंटेशन के बारे में, तो नर्स इसके जवाब में क्या पूछेगी, आस्क अबाउट डे और नाइट, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इस तरीके से नर्स पेशेंट को क्वेश्चन करती है। इसके बाद में हम एक टॉपिक पॉइंट देखते हैं। नर्स आस्क टू पेशेंट वेयर आर यू टू कन्फर्म प्लेस रिलेटेड डिसओरिएंटेशन। तो यह पेशेंट को डिसओरिएंटेशन रहता है, वो उसको प्लेस और टाइमिंग का कुछ पता नहीं रहता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। इस डायग्नोसिस की बात करें तो हम इसका पहला करवाते हैं MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करवाते हैं पेशेंट का, जो कि नॉर्मली 30 होता है। इसकी रैंकिंग 30 होती है। इसके बाद में हम देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करवाते हैं। उसके बाद में देखते हैं विजुअल, मोटार, गैस्ट्रेट टेस्ट। इसमें विजुअल, मोटार और गैस्ट्रिक टेस्ट आदि के बारे में इसके पता करते हैं, जिससे ये डिलीरियम का कंफर्म किया जा सके। इसके बाद में हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट की बात करें तो पहला देखते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। इसके पेशेंट के सिम्टम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग टू रिड्यूस द फीवर। इसमें पेशेंट के अगर फीवर बढ़ रहा है और उस वजह से डिलीरियम हो रहा है तो पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग करेंगे और इसका फीवर को रिड्यूस कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है डेक्सट्रोज 5% IV इन हाइपोग्लाइसीमिया। अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है
ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो पेशेंट को 5% डेक्सट्रोज देंगे हम। उसके बाद में रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से डिलीरियम होता है इनबैलेंस की वजह से, तो पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करवाएंगे। अगर पेशेंट को बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन B1 की थायमिन की कमी होती है तो ये पेशेंट को 100 mg पर IV इनिशियल डोज प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं पेशेंट को काल्म एंड क्वाइट एनवायरनमेंट इन पेशेंट यूनिट एट नाइट। पेशेंट के जो वार्ड है या यूनिट है उसमें काल्म शांत सुथरा और ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। आगे देखते हैं अरेंज इन डायरेक्ट डिम लाइट एट पेशेंट यूनिट एट नाइट, TV शुड बी ऑफ। रात में अगर पेशेंट सोता है तो उसको डिम लाइट प्रोवाइड करवाएंगे, वह भी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो, जैसे कि उसके फेस पे न डायरेक्ट लाइट पड़े, उस तरीके से लाइट का सेटअप करते हैं। और अगर TV वगैरह चल रहा है यूनिट के अंदर तो उसको बंद कर देंगे। उसके बाद में देखते हैं रिमूव द बैरियर फ्रॉम द पेशेंट यूनिट। जो भी अगर पेशेंट को बैरियर ऐसे भी कोई भी मतलब कोई रिलेटिव वहाँ पे ज़्यादा है या फिर कोई बैरियर वॉइस वगैरह ज़्यादा हो रही है तो उसको रिमूव करवाएंगे। इसके बाद में देखते हैं रिमूव द शार्प ऑब्जेक्ट एंड आर्टिकल टू द पेशेंट यूनिट। अगर पेशेंट की ये वार्ड में अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या आर्टिकल पड़ा तो उसको वहाँ से रिमूव करवाएंगे, उसको हटवाएंगे, क्योंकि इस वजह से पेशेंट को इंजरी हो सकती है। पेशेंट किसी को दूसरे को इंजर कर सकता है, इस वजह से उसको हटवा देंगे। इसके बाद में देखते हैं हम असेस द पेशेंट फॉर हिज रूटीन डेली एक्टिविटीज़। पेशेंट की रूटीन डेली एक्टिविटीज़ को असेस करेंगे। और एंटीसाइकोटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पेशेंट है हेलुसिनेशन। अगर पेशेंट को हेलुसिनेशन साथ में है तो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई है एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें स्पेशल पॉइंट देखते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी इट इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर। इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट कॉमन होती है कि पेशेंट और इंजरी से बचाना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सिंग की। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ में ये यूं ही जुड़े रहे। हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले नए वीडियो के साथ हमारे साथ में बने रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले नए वीडियो से आप हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।